हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का चैप्टर। पूरे वन शॉट में पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से समझते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अभी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कंपोनेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के लिए। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और जिसमें तुम्हें सभी कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे डिटेल में। पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो को देखना है। उसके बाद तुम्हारा काम रहेगा कि तुम सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को याद करोगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करोगे, डायग्राम्स को याद करोगे, डिफरेंस बिटवीन को याद करोगे, और कुछ पॉइंट्स का हेडिंग तो याद करना ही है, साथ में अंदर का लैंग्वेज को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। अपने मन से कुछ भी लिखकर एग्जाम में नहीं आना है। ठीक है, चलो। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। देखो, it refers to total value of final goods and services, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज आएगा, गुड्स एंड सर्विस, लेकिन सिर्फ फाइनल गुड्स आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स को हमें नहीं लेना है। विच ऑल द सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में? 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स? फॉर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, जहां पर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। तो 4 प्रकार के सेक्टर्स हो गए। ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड प्लानिंग। अभी तक खरीदा नहीं है, खरीदने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने का। प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर। तो मुझे यहां तो 5 से 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल गए। डेफिनेशन लिखकर तो आते हो एग्रीगेट डिमांड का, लेकिन ये 5-6 छोटे छोटे वर्ड्स मिसिंग होते हैं, इस वजह से मार्क्स कट जाता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स तुम्हारे डेफिनेशन के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या क्या कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का? सबसे पहला प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। जो प्राइवेट घर वाले जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे वो सारा हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। जितने भी प्राइवेट फर्म्स कैपिटल गुड्स को खरीदेंगे वो हो गया इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट, जितना भी फिजिकल कैपिटल एसेट वो लोग खरीदेंगे, जैसे मशीन्स हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, जो भी उनका कैपिटल एसेट है, जितना भी मशीनरी हो गया, जो भी खरीदेंगे, सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और साथ में आ जाता है चेंज इन इन्वेंट्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का 2 पार्ट होता है, एक तो हो गया कैपिटल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होगा, पहला पॉइंट, और उसके अंदर दूसरा पॉइंट है चेंज इन इन्वेंट्री। जितना भी इन्वेंट्री का चेंज होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बीच का डिफरेंस, वो भी हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आई, उसके अंदर 2 आता है। एक तो जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट होगा, और दूसरा जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम लोग इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कंपोनेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करेगा किसमें? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में, वो सारा पॉइंट नंबर 3 के अंदर में आ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर में। और फोर्थ पॉइंट नेट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट बोला है ना, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बड़ा होगा, इंपोर्ट छोटा होगा अगर नेट एक्सपोर्ट है, या फिर माइनस में आएगा रिजल्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग देख लेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स। तो 4 कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट, क्या बोलता है? हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे हैं, बुक में तो हर जगह 4 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल दिया है, लेकिन हमारे सिलेबस में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल। तो हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल। जब सेक्टर ही 2 होंगे तो क्या खर्चा 4 प्रकार का होगा? सेक्टर 2 मतलब कौन सा 2 सेक्टर? पहला तो हो गया तुम्हारा हाउस होल्ड, और दूसरा हो गया फर्म्स। ये 2 अगर सेक्टर हैं तो ये दोनों ही हमारा क्या होगा? सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को हम लोग लेंगे। जैसे कि हाउस होल्ड करेगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब सी पहला कंपोनेंट, और फर्म्स करेगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कैपिटल गुड्स और चेंज इन स्टॉक में आएगा। तो हमारा 2 ही कंपोनेंट आएगा। तो हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन क्या है?
हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन होगा दो कंपोनेंट, एक तो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, जो कि इन्वेस्टमेंट वो लोग करेंगे कैपिटल गुड्स में और हमारा चेंज इन स्टॉक में। हो गया, क्लियर है बात, चलते हैं आगे। तो जब दो कंपोनेंट होने वाला है, जब दो कंपोनेंट होने वाला है तो नेक्स्ट है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैं बताया हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ दो कंपोनेंट आएगा, एक हो गया सी और दूसरा हो गया आई। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन है सी प्लस आई। अगर 4 सेक्टर मॉडल होता तो यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब आ जाता, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, तो हम लोगों को सिर्फ सी और आई के ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आते हैं डायग्राम में। सबसे पहले मैं डायग्राम में आता हूं, कुछ एजम्पशंस हम लोग यहां पर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या कंजम्पशन कभी भी जीरो हो सकता है? इनकम चाहे जीरो हो जाए लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम एक इंसान कहीं ना कहीं से पैसा लाकर कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा, वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन जरूरी है। तो ये होता है हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। सभी लोग डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में ये है हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होगा तब भी मिनिमम कुछ क्वांटिटी तो हमारा कंज्यूम होगा ही होगा, और कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम राइज होगा हमारा कंजम्पशन उसी के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम मानकर चलते हैं कि कांस्टेंट होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। चैप्टर के एंड में जाकर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो हम जो एजम्पशन ले रहे हैं, हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, तो हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि वो कांस्टेंट है। तो अब हम अगर ग्राफ को बनाएं तो जब हमारा डेफिनेशन बोलता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो सी का ग्राफ तो यहां हो गया, आई का ग्राफ अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिल जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन का कर्व ये रहा, इन्वेस्टमेंट का कर्व ये रहा। इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हम एजम्पशन ले रहे हैं, रियलिटी नहीं है। कंजम्पशन का अमाउंट जैसे जैसे इनकम राइज होगा कंजम्पशन वैसे वैसे राइज होगा। जीरो इनकम में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा जिसे हम बोलेंगे सीडेक्स, सी बार या सी डेक्स भी बोलते हैं, सी बार भी बोलते हैं, जो कि हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आ जाओ इधर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, बिकॉज मिनिमम कुछ कंजम्पशन तो होगा ही होगा। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, ग्राफ में दिख ही रहा है। स्लोप ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और सी प्लस आई कर्व, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा पॉइंट टी से, जहां पर हमारा ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐड होगा। तो ये पॉइंट इक्वल्स टू सीडेक्स प्लस आई, आई का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सीडेक्स का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कहां से शुरू होगा, पॉइंट टी। पॉइंट टी कैसे फाइंड आउट करोगे, सीडेक्स प्लस आई करके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई में। एग्रीगेट डिमांड तो हो गया हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तुम्हें तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा नेशनल इनकम के साथ इक्वल होता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, हर बार तो क्या बहुत जगह मैं देखा हूं, मतलब बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है, व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो उसके लिए तुम्हें लिख कर आना है पूरा का पूरा ये पैराग्राफ पूरा लिख कर आना है। अगर तुम्हें पूछा जाए एक्सप्लेन व्हाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, या फिर कभी कभार बोलता है कैन वी से एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। तो तुम्हें पूरा ये पैराग्राफ लिखकर आ जाना है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आता है। तो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है। फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लेंगे। डेट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, अभी तक सप्लाई किया नहीं है,
सप्लाई करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जनरली 1 अकाउंटिंग ईयर यहां पर लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम क्यों होता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूं तुम्हारे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाए। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होगा, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, हम उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब ये इनकम के साथ, नेशनल इनकम के साथ क्यों इक्वल होगा, नेशनल इनकम क्या होता है, जितना फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इस वजह से दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो तुम ये पैराग्राफ पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना और अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख कर आना अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कौन कौन आ जाता है, कंजम्पशन और सेविंग्स, दो चीज आ जाता है। नेशनल इनकम y इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, या फिर एग्रीगेट सप्लाई को क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स लिख सकते हैं। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स अगर हम लिख रहे हैं तो यहां पर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम तुम बताओ, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, क्या कंजम्पशन कर्व चेंज हो जाएगा, क्या कंजम्पशन कर्व चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं होगा चेंज। तो फिर कैसा बनेगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, इनकम कर्व या एग्रीगेट सप्लाई कर्व कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। यहां से जाएगा, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, ये होगा 45 डिग्री लाइन, यहां पर 45 डिग्री लाइन स्ट्रेट होगा पूरा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कुछ इस तरीके से हमारा बनाया जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकाला जाता है, C+S करके हमारा एग्रीगेट सप्लाई निकाला जाता है। अब तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C+I, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C+S। तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होना चाहिए अगर इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में चलाना है। तो अगर ये दोनों को इक्वल किया जाए तो C कट जाएगा, तो I और S बचा, तो I इक्वल्स टू S होना चाहिए। अब मैं नीचे आता हूं, देखो यहां तो नहीं, मैं इधर बगल में तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, देखना, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हो गया C+I, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला हो गया C+S। तो अगर इक्विलिब्रियम में हमें इकोनॉमी को चलाना है तो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होना चाहिए, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। इसे प्रूफ करने का दो तरीका है। पहला तरीका C+I इक्वल्स टू C+S, C कट गया, I इक्वल्स टू S प्रूफ कर दो, हो गया। और दूसरा एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई डायरेक्टली प्रूफ कर दो। तो दोनों तरीके से, या तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को आपस में इक्वल कर दो, अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों आपस में इक्वल हो जाता है मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और या फिर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई तुम डायरेक्टली प्रूफ कर देते हो, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स तुम ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसके अंदर दो टॉपिक आता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन फंक्शन ये छोड़ दो, बेकार का चीज है, मैं डायरेक्टली यहां पर आता हूं, कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व में यहां पर आओ। ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मैं कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व को आपस में कंपेयर करूं तो इनकम कर्व के अंदर और कंजम्पशन कर्व, इनकम का डेफिनेशन क्या होता है C+S। अगर मैं ये दोनों को इक्वलाइज करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है, अगर y इक्वल्स टू C करना चाहता हूं, बिकॉज y इक्वल्स टू C+S होता है, जब S 0 होगा तभी तो y इक्वल्स टू C होगा। तो अगर ये पॉइंट में आओ, ये पॉइंट में देखो कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम हो गया, इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि अगर हम जितना पैसा इनकम कमा रहे हैं पूरा का पूरा खर्च कर दें, हमारा सेविंग हो जाएगा 0, ना लेना पड़ा ना देना पड़ा, जितना कमाए पूरा खर्च हो गया। इस वजह से हम इसे बोलते हैं जीरो सेविंग पॉइंट या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग होता है। इक्विलिब्रियम में हम लोग एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई करके प्रूफ करते हैं कि कंजम्पशन कट जाएगा, सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को जब ब्रेक इवन प्रूफ करना होता है तब हम क्या करते हैं, हम y इक्वल्स टू C प्रूफ करते हैं। इसका मतलब सेविंग्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें प्रूफ कर देंगे कि हम कहां पहुंच गए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच गए हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, पूछता है एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट, हम लिख कर आते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई।
पूछा जाता है इक्विलिब्रियम को प्रूफ करो, हम लिख कर आते हैं ब्रेक इवन। तो हमेशा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है, तुम्हें ध्यान रखना है। ब्रेक इवन और तुम्हारा क्या, ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। अब ये वाला ट्रायंगल हो गया डिस सेविंग्स का। क्यों इसे डिस सेविंग्स बोला जा रहा है? रीजन ये कि इस वाले ट्रायंगल में कंजम्पशन ज्यादा है, देखो ऊपर है, और सेविंग्स नीचे है। तो अगर हम दोनों को आपस में माइनस करेंगे, इनकम कम है, हम दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव सेविंग्स निकल कर आएगा। लेकिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखें, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम हमेशा ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? यहां पर हमें पॉजिटिव सेविंग्स देखने को मिलेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जीरो सेविंग्स होता है, उसके पहले नेगेटिव सेविंग्स होता है और उसके बाद पॉजिटिव सेविंग्स होता है। तो मैं ये पूरा का पूरा पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया हूं यहां पर जितना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू होता है? कंजम्पशन कर्व शुरू होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन वाले पॉइंट से, जिसे हम बोलते हैं सी बार वाले पॉइंट से शुरू होता है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, अगर इनकम कंजम्पशन से कम होगा तो क्या होगा? डिस सेविंग्स होगा या फिर नेगेटिव सेविंग्स यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स जीरो हो जाता है, कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम हो जाता है, और इनकम इज मोर देन कंजम्पशन होगा तो वहां पर पॉजिटिव सेविंग्स होगा। जहां पर इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो डिफरेंस का पैसा हमारे लिए पॉजिटिव सेविंग्स के नाम पर बच जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। दो प्रकार का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और हमें क्या समझाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, इस 1000 रुपए में से मैं जितना रुपए खर्च करूंगा उसे बोलेंगे मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो मेरे पास 1000 है, इस 1000 में से मैं 800 रुपए खर्च कर देता हूं और 200 रुपए सेव कर लेता हूं, तो मेरा 80% ऑफ द इनकम खर्चा में चला गया और 20% ऑफ द इनकम सेविंग में गया। तो 80% मेरा क्या होगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, और 20% मेरा क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका एक और भाई है, इसका एक और भाई है, क्या है इसका नाम? इसका भाई का नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। कंजम्पशन का उल्टा सेविंग। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दूसरा टॉपिक है, इसका एक और भाई है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम पहले पढ़ेंगे कंजम्पशन के बारे में, उसके बाद जाएंगे सेविंग वाले टॉपिक में। सबसे पहला आता है कंजम्पशन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर्मूला होगा कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। मेरे हिसाब से सभी को निकालना आता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। चलते हैं आगे, सभी लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? कंजम्पशन इनकम हमें दोनों दिया हुआ है, एपीसी निकालना है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करना है। तो यहां पर आ जाएगा 120%, यहां पर आ जाएगा 100%, यहां पर निकाल लेना, बाकी सारा कैलकुलेशन कर लेना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या ये ग्राफ हमारे काम का है? ये ग्राफ इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, दिस ग्राफ इज नॉट रेलेवेंट, लेकिन स्टिल अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूं। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। मान लो हम इस पॉइंट पे पड़े हैं अभी, ये मिस्टर ए है, इस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट पे इसका इनकम इतना हो रहा है और कंजम्पशन इतना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? कंजम्पशन ऊपर था तो नीचे इनकम था, तो इनकम इतना हो रहा है, दिस इज इनकम एंड दिस लाइन इज कंजम्पशन। तो हम क्या करेंगे? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो ये लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ON से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक ये देखो ON, और ये लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? OY1 से, तो ON डिवाइडेड बाय OY1। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाएगा। लेकिन दिस डायग्राम इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर CBSE एग्जामिनेशंस। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट APC। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। कब ये पॉसिबल है? एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। और ये कब होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। ऐसा कब होता है? बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट के पहले कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, इसलिए तो नेगेटिव सेविंग्स होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के पहले, या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव सेविंग्स। ठीक है, एपीसी 1 हो सकता है, यस हो सकता है। कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर जब सेविंग्स क्या होगा? 0 होगा। क्या एपीसी 1 से छोटा होगा? हाँ हो सकता है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है? कंजम्पशन कम होता है, इनकम ज्यादा होता है, तो उस केस में पॉजिटिव सेविंग्स आता है, जो इसीलिए एपीसी क्या होगा? 1 से कम होगा। एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, क्या इनकम जैसे जैसे राइज होगा एपीसी फॉल होगा? ऑब्वियस सा बात है, फॉल होगा। जैसे जैसे इनकम राइज होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज हम जिस रेशियो में इनकम इंक्रीज होता है उससे कम रेशियो में हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो ये ऐसा होता है। यस, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, क्या एपीसी 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। इनकम अगर 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन कंजम्पशन 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है, और कंजम्पशन कभी 0 होता नहीं है, हम लोग डिस्कस किए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो नॉट पॉसिबल। लास्ट पॉइंट है नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोग क्या मेजर करते हैं? मान लो अभी तुम मुझे 1000 रुपए दे दिए, इसके पहले वाले एग्जांपल में मैं लिया था, मेरे पास 1000 रुपए टोटल है और उसमें से मैं कितना खर्च कर रहा हूं। मार्जिनल में क्या हो रहा है? तुम मुझे एक्स्ट्रा 1000 रुपए दे रहे हो, उस 1000 रुपए से मैं कितना खर्च कर रहा हूं, मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। अगर मेरा इनकम राइज होता है तो जो पोर्शन मेरा इनकम का राइज हुआ उसमें से मैं कितना खर्च करूंगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, हम इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो ये तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सभी बच्चे का काम है, एपीसी पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, चारों कैलकुलेट करके यहां पर आंसर लिख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या ये डायग्राम हमारे काम का है? नहीं है काम का, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं, हम पहले कहां खड़े थे? इस पॉइंट में खड़े थे, अब हमारा पॉइंट शिफ्ट हो गया यहां, तो हमारा इनकम भी चेंज हो गया और कंजम्पशन भी चेंज हो गया। इनकम हमारा इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कहां चेंज इन कंजम्पशन कितना है? mn इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम कितना से बढ़ा? y1 y2 से, तो ये हमारा इनकम बढ़ा। तो हम ये दोनों का डिफरेंस निकालकर क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, देखते हैं। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। यस, क्या 0 कब होगा? 0 होगा व्हेन ऑल एडिशनल इनकम इज सेव्ड। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा कमाए सारा हम लोग सेव कर लिए, तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई में डेल्टा सी क्या बन गया? 0। डेल्टा वाई जो भी है 1000 2000 रुपए जो भी, इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 0 कब होगा? जब हम सारा एडिशनल इनकम जितना भी हुआ था सारा सेव कर लिए। 1 कब होगा? जब व्हेन ऑल द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया था हम सारे पैसे को क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए, तब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? 1। कैसे? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई निकालोगे। मान लो हमारा इनकम 1000 से बढ़ा, हम पूरा 1000 रुपए कंज्यूम कर लिए, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? अगर मैं आज जिसके पास, मेरा तो छोड़ो, मान लो कोई एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है, खाने को खाना है, रहने को घर है, घूमने को गाड़ी है, उसका ऑल बेसिक नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो अगर अब मैं उसे 1000 रुपए दे दूं तो वो उस 1000 रुपए का क्या करेगा? कुछ भी नहीं, जेब में रखकर भूल जाएगा, पता भी नहीं होगा, उसे याद भी नहीं होगा, या मान लो याद भी है तो रखकर वो इमीडिएटली उस पैसे को मार्केट में जाकर खर्च नहीं करेगा। लेकिन वही पैसा मगर एक ऐसे इंसान को दे दूं जो 3 दिन से भूखा है, जो खाना नहीं खाया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो 1000 रुपए मिलते ही क्या करेगा? दौड़ा भागा मार्केट में जाएगा और पूरे 1000 रुपए का सामान खरीद लेगा। तो जब
हम पुअर पर्सन को पैसा देते हैं या पुअर पर्सन का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं, वो हमेशा ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू रिच, बिकॉज रिच इंसान का सेविंग ज्यादा होता है, कंजम्पशन कम होता है, पुअर इंसान का कंजम्पशन ज्यादा होता है, सेविंग कम होता है। तो इस वजह से हमारा ये ऐसा होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। यस, ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरा इनकम राइज होगा मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम धीरे धीरे फॉल होगा। रीजन ये है क्योंकि जैसे जैसे मेरा इनकम राइज हो रहा है वैसे वैसे मेरा सारा बेसिक नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाई होते जा रहा है। तो जब एडिशनल इनकम मेरे पास आएगा तो धीरे धीरे मैं उस इनकम से क्या करूंगा, सेविंग करना शुरू करूंगा। जैसे जैसे मैं सेविंग करूंगा तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम धीरे धीरे फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी ऐसा होता है। यस, मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 3 भी सभी को समझ में आ गया है। तो हम बाकी का टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, मैं अच्छा कुछ देर के बाद तो छोड़ो, मैं यहां पर एक कंपैरिजन है ये बता देता हूं। एपीसी एमपीसी का डेफिनेशन लिख सकते हो, ऊपर दिया हुआ था। वैल्यू मोर देन 1 कब होगा कब नहीं होगा लिख सकते हो। रेस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम बताओगे क्या होगा, फॉर्मूला लिख सकते हो। मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है दोनों लिख सकते हो। ठीक है, चलो चलो शुरू करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव। अभी तक हम पढ़ लिए स्टार्टिंग से सारा टॉपिक और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जैक्टली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का ऑपोजिट होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। शुरू करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें दो प्रकार का प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एग्जैक्टली जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के केस में होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। जैसे उसमें होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, यहां पर होता है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, अच्छा यहां पर हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग आएंगे इसका डेरिवेशन भी करेंगे, पहले एक काम करते हैं। कुछ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम का टेबल दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं। एपीएस क्या है, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। सेविंग्स दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आराम से तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल के केस में क्या होगा, एक मुझे बताओ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला हो गया एस बाय वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है सी प्लस वाई। और हमें यह पता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम होता है। सेविंग और इनकम का मतलब क्या है, टोटल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स ही होगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों को अगर हम आपस में टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका सम हमें मिलेगा 1। कैसे 1 मिलेगा वो हम डेरिवेशन करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट, इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डायग्राम में आते हैं। डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन सेम डायग्राम है। सेविंग का कर्व शुरू होता है नीचे से, दिस इज नेगेटिव सेविंग। ये क्यों नेगेटिव सेविंग होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में अगर कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होगा तो उतना ही एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेविंग होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन जहां पर जीरो सेविंग्स होता है और इसके बाद हमारा पॉजिटिव सेविंग्स शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीएस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहला, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। क्या एपीएस 1 से ज्यादा हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। ये 1 से ज्यादा कब होगा, जब तुम्हारा सेविंग्स इनकम से ज्यादा होगा, और सेविंग्स इनकम से ज्यादा तो होना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये कभी भी एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस अच्छा 1 क्यों नहीं हो सकता, क्या हम सारा पैसा जितना कमा रहे हैं पूरा सेव कर लेंगे, कंजम्पशन जीरो हो सकता है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। इस वजह से सेविंग्स हमेशा 1 या 1 से कम होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 1 या 1 से, 1 भी नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा। ठीक है, एपीएस कैन बी 0। एपीएस 0 हो सकता है, कब होगा 0, जब हमारा सेविंग्स 0 होगा। थर्ड, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस नेगेटिव हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। कैसे, जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम पहले देखें, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो उस केस में नेगेटिव सेविंग होता है। तो नेगेटिव सेविंग के केस में अगर हम एपीएस निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। और आखिरी, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज हमें पता है जैसे जैसे हमारा इनकम राइज होता है हमारा कंजम्पशन का प्रोपोर्शनेट कम होते जाता है और सेविंग्स का प्रोपोर्शन बढ़ते जाता है, जिसके वजह से एपीएस भी हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये चारों पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और तुम लिख कर आ जाते हो सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, बात खत्म।
ऐसे नहीं चलेगा। उसके अंदर जो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों पॉइंट को लिख के आना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, पेपर में इतना लिख दो कि सामने वाला चाहकर भी मार्क्स ना काट सके, ठीक है। और लिखोगे तो रेलेवेंट पढ़ा लिखा इंसान की तरह लिखना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए। एपीएस पूछा है तुम उसमें घुमा फिरा के एमपीएस को ले आए, या कोई और चैप्टर का कुछ मनी बैंकिंग को ले आए और वो मनी बैंकिंग के बारे में लिखे जा रहे हो। ऐसा कुछ मत करना। जो तुम्हें आता है रेलेवेंट पोर्शन, तुम ये मत सोचना कि 1 मार्क का पूछा है हम एक्स्ट्रा क्यों लिखें। एक्स्ट्रा लिखने में कोई दिक्कत है? 3 घंटे का पेपर होता है, सही तरीके से किया जाए तो थियोरिटिकल पेपर में, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, ये सारे पेपर में तुम्हारे पास 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा पेपर खत्म होने के बाद। टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, टाइम का प्रॉब्लम अकाउंट्स पेपर में, मैथ्स पेपर में होता है, लेकिन बाकी थियोरिटिकल पेपर में उतना ज्यादा टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस केस में तुम हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिख कर आना। अगर तुम्हें आता है तो मन से मना कर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखकर मत आना। अगर तुम्हें आ रहा है और क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा लेकिन तुम्हें 3 पॉइंट आता है तो पूरा 3 पॉइंट लिख दो। अगर क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा है, तुम्हें पूरे 5 मार्क के जितना आता है तो पूरा लिख दो, अच्छे तरीके से पूरा लिख दो। पहले रेलेवेंट चीज लिखो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले रेलेवेंट पोर्शन को ही पढ़ता है, मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन को पढ़ता है। स्टार्टिंग के पोर्शन को पढ़ के तुम्हें जज करता है कि तुम क्या किए हो, तुम्हें आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन का हम अगर स्टार्टिंग आंसर का अगर हम स्टार्टिंग का 4-5 लाइन पढ़ें तो उससे पता चल जाता है इस इंसान जो लिख रहा है ये बच्चा पढ़ के आया या बिना पढ़े आया। अगर पता चल गया स्टार्टिंग में कि तुम पढ़ लिख कर आए हो और तुम्हें आता है, इसका मतलब तुम्हें मार्क्स मिलता जाएगा, भर भर के मार्क्स मिलता जाएगा। और अगर स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, तुम अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो, थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, आधा अधूरा बना के लिख रहे हो अपने मन से, इसका मतलब तुम्हारा सोचो कि जहां पर 4 मिलना चाहिए वहां पर 3.5 मिलेगा, 3 मिलेगा, ऐसा पूरे पेपर में होगा। ओवरऑल 8-10 मार्क का फर्क पड़ जाएगा। तो वो जो 8-10 मार्क है जो तुम स्टार्टिंग में सेव कर सकते हो, वो होता है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना। और वो फर्स्ट इंप्रेशन कब आएगा? जब तुम स्टार्टिंग के पोर्शन, हर एक आंसर में, ऐसा नहीं कि पहला 2 क्वेश्चन को सही तरीके से किए, सारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग पोर्शन एकदम सॉलिड होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का मिस्टेक, कोई भी प्रकार का लैंग्वेज प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेटर ऑन तुम वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हो जो तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आता, जो बिल्कुल ही नहीं आता है, अपने मन से तो कुछ भी लिख कर नहीं आना है पेपर में। थोड़ा मोड़ा आधा अधूरा आता है, वो पॉइंट्स को तुम लास्ट में जाकर लिखो, मिडिल में लिखो, लास्ट में लिखो, लेकिन स्टार्टिंग का जो पोर्शन होगा वो एकदम सॉलिड स्टार्ट होना चाहिए हर एक आंसर में, ताकि पढ़ के पता चल जाए हाँ इस इंसान को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है, जहां 4 मिलना चाहिए वहां तुम्हें 4.5-5 मार्क मिलेगा। ओवरऑल पेपर में 6-7 मार्क का फर्क पड़ जाएगा। मतलब जो तुम 90 आने वाले थे, तुम 97-98 स्कोर करोगे। अगर तुम 90 और अगर तुम इधर उधर लिख कर आते हो तो तुम 97 भी अगर लाने वाले थे तो तुम्हारा 90 आएगा पेपर में। तो ये 7-8 मार्क का ओवरऑल फर्क पड़ता है पेपर में, ठीक है। चलो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और एक चीज याद रखना, हमेशा जो पेपर चेक करता है उसका मन नहीं होता है चेक करने का पेपर, कभी भी। पेपर चेकिंग इज द मोस्ट बोरिंग थिंग एवर, ठीक है। इससे बोरिंग काम और दुनिया में कोई सा नहीं है पेपर चेक को करने से ज्यादा, क्योंकि एक ही आंसर बार बार इतने सारे बच्चों का पढ़ पढ़कर उसमें मार्क्स बैठाना है। तो सब हम अगर मैं पेपर चेक करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैं स्टार्टिंग में ही अनुमान लगा लूं कि ये आदमी कैसा है, एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, या बहुत ज्यादा एक्सीलेंट टैलेंटेड है, और मैं उसके बेसिस पे डायरेक्टली मार्किंग करते जाऊंगा। मैं पूरा आंसर को तो ऑब्वियस सा बात है कभी भी नहीं पढ़ूंगा, और मुझे पूरा 100% भरोसा है कि जितने भी टीचर्स हैं जो भी पेपर चेक करते हैं वो पूरे आंसर्स को कभी भी नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो। पूरा आंसर पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पेपर में तुम लिख कर आते हो 15-15 पेज। अगर हम 15 पेज को पढ़ने लगे तो एक पेपर को चेक करने में, अगर एक पेज को एवरेज में 1 मिनट में भी पढ़ते हैं, तब भी 15 पेज को एक पेपर चेक करने में 15 मिनट लगता है, लेकिन जनरली एक पेपर 4 से 5 मिनट में चेक किया जाता है। तो इस वजह से हम सारे आंसर्स को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे हैं। ये बताना नहीं चाहिए एज अ टीचर, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हारे माइंड में ये सारा चीज रहे, जिससे कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छे से पेपर में लिख कर आ सको, ठीक है। तो ये जो चीज है इसमें ध्यान रखना कि एक पेपर को एक एग्जामिनर तुम्हारे लिए 4 से 5 मिनट में चेक करता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में चेक करेगा, 1-2 मिनट में टोटलिंग बैठाएगा, और जो रैंक शीट है उसमें मार्क बैठाएगा। टोटल 7 मिनट मैक्सिमम लगेगा एक पेपर को चेक करने में, 7 से 8 मिनट। तो वो जो 7 से 8 मिनट है उसमें पूरा पेपर को सही तरीके से पढ़ के तुम्हें मार्क्स बैठा पाना पॉसिबल नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग के पोर्शंस को ठीक तरीके से पढ़ता है, बाकी देखता जाता है कि हाँ तुम रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हो या नहीं लिखे हो।
अगर तुम रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह लिखे हो तो मार्क्स बैठाता जाएगा, और अगर तुम रिलेटेड चीजें नहीं लिखे हो, बुक का लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखे हो, तो वो मार्क्स काटते हुए तुम्हारा आगे चला जाएगा। तो ये पॉइंट को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम पढ़े थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। यहां पर कंज्यूम सेविंग है तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ठीक है। चलो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। डायग्राम हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायग्राम को फिर भी समझना चाहो तो जितना से हमारा इनकम राइज हुआ और जितना से सेविंग राइज हुआ, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वैरीज बिटवीन 0 to 1। एमपीएस का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। क्या 0 हो सकता है मार्जिनल? यस। अगर तुम्हें एडिशनल इनकम दिया जाए और उस एडिशनल इनकम से तुम सारा पैसा को खर्च कर दो तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर तुम्हें एडिशनल इनकम दिया जाए और तुम पूरे पैसे को सेव कर लो तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एमपीएस 1 हो सकता है, याद रखना। एपीएस हम ऊपर पढ़े थे, एपीएस हमेशा क्या होता है, एपीएस इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। लेकिन एमपीएस 1 हो सकता है कब, जब तुम्हारा एडिशनल इनकम पूरा सेव किया जा रहा है, तब एमपीएस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। एपीएस कैन नेवर बी 1 बट एमपीएस कैन बी 1। 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस। मीनिंग तो लिख लोगे, डेफिनेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख लोगे, डेफिनेशन दिया हुआ है। वैल्यू लेस देन 0 किस किस में हो सकता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 से नीचे हो सकता है इन केस ऑफ नेगेटिव सेविंग बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। रिलेशनशिप, ये मैं इसकी बात कर रहा था, मैं इसी रिलेशनशिप की बात कर रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच का क्या रिलेशन है, हमें पता है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हम दोनों साइड क्या कर दिए, y से डिवाइड कर दिए, बोथ साइड y से डिवाइड कर दिए तो y डिवाइडेड बाय y आ गया 1, c डिवाइडेड बाय y फॉर्मूला होता है एपीसी का, और h डिवाइडेड बाय y फॉर्मूला होता है एपीएस का। तो हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। उसी तरीके से सेम तरीके से हम डेराइव करेंगे एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। कभी कभार एग्जाम में ये रिलेशनशिप के बारे में पूछ लेता है। जब भी रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा, प्रॉपरली तुम्हें पूरा डेराइव करके लिख कर दिखाकर आना पड़ेगा। सिर्फ रिलेशन को लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, स्टार्टिंग से लेकर पूरा डेरिवेशन तुम्हें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। चलो वैल्यू ऑफ एमपीसी एपीसी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कब किसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 होगा, 1 होगा, ये पूरे टेबल में तुम्हें दिया गया है, ठीक है। कब कौन कौन सा वैल्यू एपीसी कब 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, पूरा का पूरा सारा कंडीशंस इसके अंदर में तुम्हें दिया हुआ है। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर इसको पूरा अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर, रटना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर लॉजिक लगाओगे तो तुम ये टेबल खुद से बना सकते हो, ठीक है। चलो, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है। कंजम्पशन के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा होता है जो इनकम के साथ हमारा कंजम्पशन राइज करेगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, सी बार, चाहे तुम्हारा इनकम 0 हो जाए, मिनिमम कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन तो तुम करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सी बार। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। तो क्या हम कंजम्पशन को ऐसा लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू सी बार प्लस B इंटू वाई। B इंटू वाई मतलब B का मतलब है, जैसे Y का मतलब है इनकम, इनकम का कुछ रेशियो हम हर बार जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। ये पोर्शन हमारा है कांस्टेंट, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे, और ये है जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या निकला, कंजम्पशन इक्वल्स टू सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और वाई का मतलब होता है इनकम। तो हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। वाई का मतलब है इनकम, एमपीसी का मतलब है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी बार का मतलब है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हो गया। सेविंग्स कैसे होता है,
सेविंग का अगर हम बात करें तो हम अभी पूरा डेराइव करेंगे, हम कंजम्पशन कर्व को यूज करके सेविंग कर्व को डेराइव करेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है कि डेराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन या डेराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। तो हमें पूरा एग्जैक्टली वो प्रोसेस आना चाहिए जो कि मैं नेक्स्ट पेज में लिखा हूं, हम यहां पर आएंगे तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखना कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकलता है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहां पर, हम डेरिवेशन में आएंगे, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। मैं तुम्हें एक बार फिर से करके दिखाऊं, यहां पर देखो, हमें पता है इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, और हमें एक और चीज पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम इनटू वाई। ठीक है, ये एक्स वाई दिख रहा है, मैं डॉट लगा दे, इनटू के जगह में डॉट लगा देता हूं। ठीक है, इनटू वाई, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं सेविंग्स का वैल्यू, सेविंग्स इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस सी, सेविंग इक्वल्स टू y माइनस सी होगा। मैं क्या करूंगा, इस c के वैल्यू को लाकर यहां पे पुट कर दूंगा, तो सेविंग्स क्या निकलेगा, सेविंग्स इक्वल्स टू y माइनस सी, क्या था, सी बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू y, हो जाएगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, स्टेप को याद रखना। ठीक है, इसके आगे s इक्वल्स टू y माइनस, ब्रैकेट ओपन करता हूं, y माइनस सी बार माइनस एम पी सी इंटू वाई, लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन किया, s इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस y माइनस एम पी सी इंटू वाई, लिख सकता हूं। आगे पीछे किया, इसको बाद में ले गया, इसको पहले ले आया, बस रीअरेंज किया हूं और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, s इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस y कॉमन ले लेता हूं, y को जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एम पी सी, 1 माइनस एम पी सी, दोनों में y को कॉमन ले लिया, कौन से दोनों में, ये दोनों में मैं y को कॉमन लिया हूं। ठीक है, ये दोनों में y को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एम पी सी। अब तुम्हें पता था एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, तो एम पी एस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। सर ये हम कब पढ़े, ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, यहां पर देखो ये रहा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो हम इस फॉर्मूला को यहां पर लगाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एमपीएस लिख सकते हैं, तो एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वाई इंटू एमपीएस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया किसका, ये हमारा हो गया सेविंग फंक्शन। अच्छा, अगर सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन निकालने बोल दे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, पहले ये लिखना है, दिस विल बी, अगर ऑपोजिट बोला जाए तो हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, ये हमारा तीसरा होगा, ये हमारा चौथा होगा, ये हमारा पांचवा होगा, ये हमारा छठवां होगा, ये सातवां होगा, ये आठवां होगा। इसी तरीके से हम पूरा बैकवर्ड कैलकुलेशन में चले जाएंगे। अगर कंजम्पशन से सेविंग बोलते हैं तो 8 से लेकर 1 तक में आना है, अगर सेविंग से कंजम्पशन बोलते हैं तो 1 से लेकर 8 में जाना है। तो ये प्रोसेस तुमको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, अच्छे तरीके से इसको 2-3 बार घर में प्रैक्टिस कर लेना बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम वाले दिन सुबह भी इस पेज को फोल्ड करके रखना बुक में, और एग्जाम वाले दिन सुबह भी इस वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख कर जाना है, तब जाकर एग्जाम में तुम इसे कर पाओगे। ठीक है, चलो, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगाकर कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट आता है, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मैं स्टार्टिंग में बताया था इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, हमारा कांस्टेंट रहता है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होता है जैसे जैसे हमारा इनकम चेंज होगा। ठीक है, तो दो प्रकार का है, एक है ऑटोनोमस, दूसरा है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। अगर इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। इनकम को वाई लिखते हैं, मैं आई नहीं लिख के वाई लिख देता हूं। अगर इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमारे एजम्पशन में हम स्टार्टिंग में कौन सा इन्वेस्टमेंट लगाए थे,
जो y इक्वल्स टू सी प्लस आई वाला लिए थे कॉन्सेप्ट, उसमें i क्या था, i इज वाज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि हमेशा क्या रहने वाला था, कांस्टेंट रहने, ऐसा हम एजम्पशन लिए थे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस भी और इंड्यूस्ड भी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे इनकम हो नहीं हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों का ग्राफ अगर देखें तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के केस में ये जैसे जैसे इनकम राइज होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी राइज होगा, और ऑटोनोमस के केस में जैसे इनकम ये इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और दूसरे में एक में इनकम राइज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी राइज होगा। ठीक है, चलो दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, इस वजह से मैं सारा आंसर इसके अंदर में लिख दिया हूं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बिटवीन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन में से है, तो इसको याद रखना, इसको पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है, ये चारों पॉइंट्स को भी लर्न करना है, साइड वाला सिर्फ डिफरेंस को याद नहीं करना है, ये चारों पॉइंट को भी याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स हम लोग डिफरेंस हमेशा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। अगर ये बेसिस वाला लाइन को नहीं लिखोगे तुम, ये वाले लाइन को, और डायरेक्टली खाली इंड्यूस और ऑटोनोमस को लिख कर आओगे तो तुम्हें उतना ज्यादा मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन दो प्रकार का डिटर्मिनेंट होता है इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये किस चीज पे डिटरमाइन होगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए दो चीजों का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको MEI बोलते हैं, और दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। MEI का मतलब होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से हम कितना रुपए कमा रहे हैं, कितना परसेंटेज का रिटर्न जनरेट हो रहा है, दिस इज रिटर्न। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा हम कहां से लेकर आए हैं, कहीं बैंक से लाए होंगे, दोस्तों से लाए होंगे, तो उनको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकर आए हैं। कॉमर्स के बच्चे हो, ये पॉइंट तुम्हें एक बार में समझ में आएगा कि अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लाता हूं और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं जहां पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 4% का, तो बताओ मैं बेवकूफ हूं बिजनेस कर रहा हूं या मैं होशियार आदमी हूं। सिंपल सा बात है, मैं बेवकूफ आदमी हूं, बिकॉज 10% का इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं और मुझे कमाई कितने का हो रहा है, 4% का, 6% का डायरेक्टली नेट नुकसान हो रहा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, MEI को ROI के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न्स ज्यादा है और इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो कम है, तो हमारे लिए वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और वो इकोनॉमी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेगा, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अगर रिटर्न्स कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो एक खराब इन्वेस्टमेंट होगा, लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट होगा, तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो MEI के अंदर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हम चेक करते हैं कि हमें कितना मिलने वाला है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स एंड सप्लाई प्राइस, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बस इतना जानकर रखो कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमें कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट करके मैं कितना परसेंटेज कमा रहा हूं। मान लो 1 करोड़ को इन्वेस्ट करके मैं 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, तो मैं सारा एक्सपेंसेस काटने के बाद बिफोर इंटरेस्ट पे नहीं किया हूं अभी तक, और मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं जो बैंक से लोन लाया था वो 12% में लाया था, मुझे इंटरेस्ट पे करना है 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का नेट नुकसान हो गया। तो इससे अच्छा तो मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। तो इसीलिए हम MEI को ROI के साथ कंपेयर करते हैं और नेट में हमारा रिजल्ट आता है इफ MEI इज ग्रेटर देन ROI। अगर MEI ज्यादा है ROI से तो वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर MEI कम है ROI के साथ तो लॉस बिजनेस है। अगर MEI इक्वल हो गया तो इक्वल्स टू ROI, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बेवकूफ है हम बिजनेस करेंगे, ना प्रॉफिट हो रहा ना, इससे अच्छा तो बंद ही कर दो, खाली बैठो घर में, घर वालों के साथ घूमो फिरो, ऐश करो। तो अगर MEI ROI के साथ इक्वल है तब भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पर हमें कोई प्रॉफिट या कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, चलो एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्स एंटे वेरिएबल आर प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, मतलब किसी घटना के घटित होने से पहले अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्स एंटे, और एक्स पोस्ट किसे बोलते हैं? हो जाने के बाद अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम एस्टिमेट करते हैं कि हम कितना सेविंग्स करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होने वाला है, उसको हम बोलते हैं एक्स एंटे। रियलिटी में हमारे लिए एक्स एंटे डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हो गया एक्स पोस्ट उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम हमेशा इकोनॉमिक्स में
एक्स एंटे को लेकर चलते हैं, मतलब प्लान्ड लेवल ऑफ सेविंग एंड प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं। हम एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को हम लेटर ऑन कंपेयर करते हैं कि जो हम सोचे थे वो हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से हम हमारा टारगेट को अचीव कर पाए। मतलब वो बेसिकली ये होता है कि हम हमारा परफॉर्मेंस कैसा था वो हम चेक करने के लिए एक्स पोस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज एक्स पोस्ट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जितना भी हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, जितना भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो सारा एक्स एंटे से करेंगे, मतलब क्या होने वाला है, प्लान्ड लेवल ऑफ सेविंग एंड प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग यूज करेंगे। मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक तुमको क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूं यहां पर, इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम तब आएगा जब एक्स एंटे सेविंग एक्स पोस्ट सेविंग के साथ, एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। हम बात किए थे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होने से इक्विलिब्रियम आता है। कैसे बात किए थे? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला सी प्लस एस। सी सी कट गया, सी सी आपस में कट गया, तो I इक्वल्स टू एस। अब ये I और S, इन्वेस्टमेंट और सेविंग कौन सा लेना है, एक्स एंटे लेना है या एक्स पोस्ट लेना है? हमेशा याद रखना हमें एक्स एंटे लेना है, एक्स पोस्ट नहीं लेना है। ये हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में बात किए थे, स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम लोग डिस्कस किए थे। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर है। तुम चाहो तो इसे रीड कर लेना। मैं पहले भी बताया था रीड करना इंपॉर्टेंट है। घर में क्लासेस करने के बाद सारे पूरे बुक को अच्छे से रीड करना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन, डायग्राम्स, वैल्यूज, फार्मूला, सब कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलता हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जबकि हर इंसान को काम मिल गया। अब हर इंसान को काम मिलने का मतलब है वो इंसान जिसका विलिंगनेस टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क है। पहला कंडीशन है काम करने का मन होना चाहिए। दूसरा है काम करने के लायक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है वो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट में काम करने के लिए तैयार है। अगर वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसे इजीली काम मिल जाता है तो हम उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रहा है, फिर भी वो खाली बैठा हुआ है, मतलब उसका विलिंगनेस टू वर्क भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी करना चाहता है, एबिलिटी टू वर्क भी है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर everyone who is willing to work, who has ability to work and who is willing to work at a existing wage rate are getting work without any difficulty। उन्हें आराम से काम धंधा मिल जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, और ये इतना सीरियस मैटर भी नहीं है, तो इसीलिए हम उसका कुछ करना भी नहीं चाहते। हम कुछ कर भी नहीं सकते, और मतलब गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट इसको रोक भी नहीं सकता और रोकना चाहता भी नहीं है, क्योंकि ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है भी नहीं। तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी एक जॉब को छोड़ते हैं और दूसरे जॉब को ज्वाइन करते हैं, बीच में कुछ टाइम का गैप होता है, 3 महीने 4 महीने का। उस गैप में विलिंगनेस भी होता है, एबिलिटी भी होता है, एग्जिस्टिंग वेज रेट में हम काम भी करना चाहते हैं, फिर भी हमारे पास काम नहीं होता, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये सीरियस इशू लगता है तुम्हें इकोनॉमी के लिए? नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी काम कर रहा था, 2-3 महीने बाद उसे जॉब मिलने वाला है, टेम्परेरी छोटा सा प्रॉब्लम है, तो इट इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। सेकंड आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसका जॉब चला गया। जैसे कि पहले होता था अकाउंटिंग में, जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे मुनीम लोग, वो लोगों का सब जॉब चला गया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आने के बाद। काम वही है, अकाउंटिंग ही हो रहा है, पहले भी अकाउंटिंग होता था, आज भी अकाउंटिंग हो रहा है, पहले भी जर्नल एंट्री करते थे, आज भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। तो जब काम करने का तरीका बदल गया, वो लोग खुद अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जब वो लोग खुद अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, तो उस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक प्रकार का इशू तो है इकोनॉमी के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इसको कंसिडर नहीं करता। गवर्नमेंट बोलता है ये तुम्हारी गलती है, काम वही है, काम करने का तरीका तो हर थोड़ी दिन में बदलेगा, तो तुम्हें भी उसके साथ साथ बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को समझा कर आ जाना और बोलना दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
उसके बाद आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो जिसका काम करने का मन है, विलिंगनेस टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क है, एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी करना चाहता है लेकिन उसे फिर भी काम नहीं मिल रहा, इसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को पूरा क्लियर है। यहां पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर, जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कशन कर लिए। अब तुम्हारा काम है सारे डेफिनेशंस को याद करना, सारे डायग्राम्स को याद करना, सारे फॉर्मूलाज को याद करना और जितने भी डिफरेंस बिटवीन है उसको याद करना और पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर को फिर से वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।